इस पोएम का नाम है नो मेन आर फॉरेन। ये पोएम आपका पैट्रियोटिज्म के ऊपर है। अगर मैं इस पोएम के बारे में बातचीत करता हूं तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देख लेते हैं कि किस चीज पे ये पोएम आधारित है। टाइटल बता रहा है नो मेन आर फॉरेन का मतलब है कोई भी आदमी किसी भी कंट्री में स्ट्रेंज नहीं है। जैसे हम लोगों ने क्या किए हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को अलग करने के लिए बीच में एक लकीर खींच दिए है और इस लकीर के कारण बार बार एक दूसरे से हम लोग लड़ पड़ते हैं। ये उचित नहीं है क्योंकि हम लोग जिससे लड़ रहे हैं वो भी तो हम लोगों की तरह एक इंसान है। तो एक इंसान से क्यों लड़ाई करेगा? ये पार्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सो the poet wants to say that all men are same, all men are equal. So no man belong to another country. तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का थीम लेके इस पोएम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। The poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people are same and equal because they eat, they live, they die in the same place. तो आप, मैं या पाकिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग या आपके किसी भी जगह का लोगों के बारे में बात करेंगे तो चारों ओर हम लोग एक ही टाइप के खाना खाते हैं। खाने का टाइप अलग हो सकते हैं, रहन सहन का तरीके भी सेम है क्योंकि वही नेचर का पार्ट लेके हम लोग जीते हैं जहां पे एयर, वाटर, सनलाइट हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर नेचर ने वहां पे कोई भेदभाव नहीं किए हैं तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? क्योंकि जब भी किसी कंट्री में कोई वॉर होता है, जब भी किसी कंट्री में कोई वॉर होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये लॉस एक बड़ा लॉस होता है। बहुत सारे माँ अच्छे बच्चे खो देते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने बाप को खो देते हैं। तो अगर हम लोग इस लकीर को ही मिटा दे तो एक दूसरे से लड़ने का कोई कारण नहीं होगा। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज पोएट यहां पे देना चाहते हैं। लेट्स सी द पोएम। पहला स्टैंजा। रिमेंबर नो men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो यहाँ पे जो बात या यहाँ पे जो आइडिया हाईलाइट किया गया है कि पहले लाइन में पोएम बता रहे हैं कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी देश आपके लिए फॉरेन नहीं है। पोएट का एक सुझाव है कि जितने भी बॉर्डर्स है हमारे इस धरती पे वो सारे बॉर्डर्स को हटा दिया जाए तो कोई भी कंट्री सेपरेट नहीं होगा और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं कहलाएगा। क्योंकि हर एक कंट्री में जो लैंड होते हैं, तुम्हारे देश में भी लैंड है, मेरे देश में भी लैंड है, तुम्हारे देश में भी वही विंड एयर बह रहा है जो मेरे देश में बह रहा है। तो फिर अंतर क्या है? तो फिर अंतर क्या है? एंड दैट इज अ पार्ट वी नीड टू नो ओवर हियर। अदर देन दैट वी फील
every country as our own land where there will be no borders. Everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one, and all the people who live on this earth belong to one human race. तो पोएट का जो ये सुझाव है कि ये पूरा धरती एक ही है और इसमें जो लोग रहते हैं वो कुछ अलग नहीं है एक दूसरे से. Then he says that inside the uniform owned by soldier of different countries, तो अमेरिका का यूनिफॉर्म पहन के एक आदमी खड़ा हुआ है, चाइना का एक आदमी खड़ा हुआ है, चाइना का यूनिफॉर्म पहन के, मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन के. तो इस यूनिफॉर्म के नीचे का जो आदमी है वो भी तो एक रक्त मांस से बना हुआ आदमी है, और अमेरिका का जो आदमी है वो भी एक रक्त मांस से बना हुआ एक आदमी है. अगर इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है ना, दोनों अलग अलग देश के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं. तो ये यूनिफॉर्म के नीचे का आदमी तो सेम है. नाउ then he says that inside the uniform owned by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way. तो जितने भी लोग हैं, भगवान ने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया है और भगवान ने उनको एक ही तरीके से बनाया है. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same mother earth. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो हमारे भाई हैं. अब देश के पॉलिटिशियन ने कहा कि लड़ना है तो बॉर्डर्स पे खड़े हुए सैनिक लड़ पड़ते हैं हायर ऑफिशियल्स के ऑर्डर पे. क्या लड़ना जरूरी है? नहीं. जिस धरती के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, जिस धरती के ऊपर हम लोग चल रहे हैं उसी धरती के ऊपर वो लोग भी चल रहे हैं. तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है. तो हम लोग कौन होते हैं ये लकीर खींचने वाले? जब इंसान का देहांत होता है तो उसी मिट्टी में उसको दफनाया जाता है. अगर मैं दूसरे देशों का बात करूं तो वो भी कुछ अलग नहीं है. उनके देश में भी उसी मिट्टी में दफनाया जाता है. तो किस सुझाव से आप कहते हैं कि एक दूसरे के हम दुश्मन हैं? तो दुश्मनी जो है ये दो सैनिक के बीच में नहीं है, दो मुल्क के बीच में है. तो अगर इस दो मुल्क के बीच में से मैं उस जड़ को ही निकाल के फेंक देता हूं जिसको बॉर्डर कहते हैं, तो और कोई झमेला ही नहीं होगा. So the universal brotherhood message is clearly highlighted in this part. Now let's go to the second stanza. Second stanza क्या बता रहा है? They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war-long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो सन एयर वाटर में कोई अंतर नहीं है. जो सूरज हमें रोशनी देता है वही सूरज बाकी देशों को भी रोशनी दे रहा है. वही एयर है जो एयर अमेरिका से बहते हुए, लंदन से बहते हुए, इंडिया से बहते हुए, पाकिस्तान से बहते हुए
बाकी देशों में ट्रेवल कर रहा है। अगर सन एयर वाटर का कोई भेदभाव नहीं है तो लैंड का भेदभाव क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखा जाए, क्या बता रहा है एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। बता रहा है दे रेफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे दे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है दूसरे देश के लोगों के बारे में बता रहा है, जिसको हम लोग फॉरेनर्स कहते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। द पोएट सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल द बाउंटीज टू ऑल पीपल also just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air, and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. जहाँ पे भगवान किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं किया है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। We all do farming during the time of peace. तो जब हम लोगों का कोई भी युद्ध नहीं होता है तो हम लोग शांतिपूर्वक हमारे किसान फार्मिंग करते हैं। Where there is no war, we live a relaxed life and eat the things given to us by nature. That's a true part. कि हम लोग जब भी हमारे देश में कहीं पे युद्ध होता है, आप कारगिल का समय का बात कर लीजिए, तब हमारा देश एक बड़ा समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि वो समस्या था कि हमारे पड़ोसी देश ने हमारे हाईवे को टारगेट कर लिया था और हमारा सामान का आवागमन बंद कर दिया था। क्या ये जरूरत है? ये तो जरूरत नहीं था। गुड मॉर्निंग मिस। Now, so we live a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we stir during the wars and winter time is the same for those belonging to other countries. तो यहाँ पे विंटर के समय को कंपेयर किया गया है वॉर के समय के साथ। इट्स अ मेटाफोर। even they don't get even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same. And then the poet says that even their hands are same as ours. So he wants to say that the foreigners who belong to another country and we both are same. हम लोग दोनों समान हैं. And the poet says that even their hands are same as ours. और उनके हाथ और हमारे हाथ के अंदर कोई अंतर नहीं है. They work hard just like we do. He is giving all this example to convey to the reader that there is no difference is us and the people belonging to another country. So basically हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश के अंदर जो लोग रहते हैं, उन लोगों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब किसी देश के साथ लड़ाई होता है किसी देश का, तो सैकड़ों हेलो तो आपका फोन में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो पीपल हमारे देश में है और जो दूसरे देश में है, दोनों देश के लोग समान हैं। थर्ड स्टैंजा, remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be owned by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो आंख हमारे यहाँ पे है वही तरीके का आंख वहां पे भी है। तो इसका मतलब है
वो लोग सोते भी हैं हमारे तरह, जगते भी हैं हमारे तरह. So the poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of another country, whom we think to our enemies, तो ये जो पड़ोसी मुल्क है, ये पड़ोसी मुल्क के जो लोगों को हम लोग अपना शत्रु मानते हैं, क्या वो सचमुच हमारे शत्रु है? नहीं. Have been bestowed by God with similar appearance like us. तो उनको भगवान ने क्या कोई अलग तरीके से बनाया है? नहीं. जैसे हम लोगों को बनाया है, उस तरीके से उन लोगों को भी बनाया है. अगर भगवान ने कोई अंतर नहीं किया है, तो हम लोग कौन होते हैं अंतर करने वाले? God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. Similarly, He has given them strength, which we can win through love. तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्यार का भाषा है, ये प्यार का भाषा से हम लोग सब कुछ जीत सकते हैं. Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. Life means all the things that are living. And if we can recognize them, and if we can understand their feelings, and realize that they are like us, then there will be no fights or war between us. तो अगर इस सच्चाई को दोनों देश के लोग समझ पाए, तो ये दोनों देश के लोग एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे. और इस तरीके से हम लोग सैकड़ों जीवन बचा सकते हैं. अगर युद्ध नहीं होगा, तो हम लोग सैकड़ों जीवन को बचा सकते हैं. एंड दैट इज अ क्राइटेरिया ओवर हियर. You should need to understand this part. Last stanza. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो ऑटोमेटिकली अगर इस पार्ट का मैं डिस्क्रिप्शन दूं, the poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, जब कोई आदमी किसी आदमी से कहता है कि उस देश के आदमी को आपको नफरत करना चाहिए क्योंकि वो देश हमारा दुश्मन है, तो क्या सचमुच वो हमारा दुश्मन है? नहीं. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, बीच में एक लकीर खिंचा हुआ है और दो देशों के लोग खड़े हैं. दो नेता बॉर्डर के दो पार पे खड़े हैं और सैकड़ों स्कल्प्स आप देख रहे हैं वहां पे घिरे हुए हैं. तो इसका मतलब है, किसी भी वॉर का मतलब है सैकड़ों जानों का कुर्बानी. और ये कुर्बानी किस लिए दिया जाता है? ना अपने धरती को बचाने के लिए. क्या इस धरती को बचाना उचित होगा? क्योंकि ये धरती तो एक ही है. अब इंसानों ने अपने मतलब के लिए यहाँ पे लकीर खींच के बता दिया है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये अफगानिस्तान. तो ये जरूरत नहीं है. अगर इस लकीर को हटा दिया जाए तो दो देशों के बीच दुश्मनी नहीं होगा, दो देशों के बीच लड़ाई नहीं होगा, दो देशों के बीच कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगा और दोनों देशों के लोग शांतिपूर्वक रह पाएंगे. तो यही मेन मोटो है. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy. And whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves.
तो जब आप एक दूसरे देश के लोग को अपना एनिमी मानते हैं, तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, जो आपको करना नहीं चाहिए. We cheat ourselves and we condemn ourselves. He says that we should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemy during a war. Both the parties must bear the loss. And that's why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick our weapon against someone, we should remember one thing. क्या कि इस पार्ट से किसी का भला नहीं होता. एक दूसरे के ऊपर हथियार तानने से कोई फायदा नहीं है. It is human art that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So we should keep in mind that whenever we pick up weapons against any person, जब भी हम लोग किसी दूसरे आदमी के खिलाफ हथियार उठाते हैं, हम लोग अपने ही धरती को गंदा कर रहे हैं. किस तरीके से? Because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire, and death. These dead bodies accumulate on the earth and make it impure. तो पोएट का क्या कहना है कि जब भी आप लड़ाई करते हैं तो सैकड़ों जान चले जाते हैं, और ये जब इंसान मृत अवस्था में उस जमीन के ऊपर गिरते हैं, तो हमारे मदर अर्थ को वो पॉल्यूट कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं. So these dead bodies accumulate on the earth and make it impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air. It is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. तो फाइनली एक ही मैसेज उठ के आ रहा है कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए. लड़ने से कोई फायदा नहीं है. लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़ने से क्या होगा ना, आपके देश में कुछ लोग अनाथ हो जाएंगे, कुछ माँ अपने बेटे को खो देंगे. तो ये किसी चीज का सल्यूशन नहीं है. कुछ कुछ चीज हम लोग बैठ के बातचीत करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और सबका जड़ है ये बॉर्डर, ये लकीर जो दोनों देशों को अलग किया है. तो इस लकीर को परमानेंटली मिटा देना चाहिए. ना कोई वॉर होगा, ना कोई माँ अपने बच्चों को खोएगा. So that is a part the poet want to make you understand that war is useless. Finally, he ends up the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no men are foreign and no countries are strange. तो लास्ट लाइन में पोएट आपको बताया है, इट्स अ रिपीटेशन पार्ट. रिमेंबर जो वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है, और इस रिपीटेशन पार्ट पे आपको बताया गया है कि कोई भी देश फॉरेन नहीं है और कोई भी इंसान अलग नहीं है. भगवान ने सब इंसान को एक ही तरीके से बनाया है. तो एक दूसरे का दुश्मनी या दुश्मन होके एक दूसरे को मारना,
ये कोई इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है, और इस चीज को हमें दिमाग में रखना है. एंड दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. नाउ लेट्स कम डाउन टू द पोएटिक डिवाइसेस. तो आपका एंटायर पोएम एक फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इसके अलावा आपका एलिट्रेशन, इसका मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन. जब ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो नॉर्मली इसको एलिट्रेशन बोलते हैं. स्टैंजा वन में बॉडी ब्रीथ्स, ब साउंड इज रिपीटेड. स्टैंजा टू वर्ड्स विंटर, तो डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड. मेटाफोर क्या है? जब हम लोग लाइक या एज के बिना कंपेयर करते हैं, एंड दैट इज द मेटाफोर. जब हम लोग लाइक या एज बिना लगाए कंपेयर करते हैं, दैट इज मेटाफोर. रिपीटेशन, बहुत बार बहुत सारे चीज यहाँ पे रिपीट हुए हैं. एंजैबलेंट, जब आपके पोएट्री को बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं रहता, उस पार्ट को हम लोग एंजैबलेंट बोलते हैं. So this all about the poetic devices used in your part. यहाँ पे एक छोटा सा समरी दिया गया है पोएम का, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. The poem No Men Are Foreign begins and ends with the same line. Remember, no men are strange, no countries are foreign. As a poet wants to emphasize on the fact that all the people living on this earth are the same, and that we have created distinctions by erecting borders and fences, different languages. While we are alive, we talk on the same earth, and upon our death, we will lie in our graves in the same earth. He draws another similarity, that we all enjoy good food during peace and starve during war and winter time. We all have similar hands which we use to do a lot of hard work. All of us have eyes which remain open when we are awake and closed when we are asleep. He reminds that the reader that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves. And also when we pick up the weapons against someone in the world, we are polluting our art and making it impure with the huge mounds of dead bodies strewn on it. So that's about the poem. So if you have any issues, please let me know.